जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आइए 31 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स कब मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष होता है 30 जुलाई को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा वर्ष 2013 में प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस मनाने की घोषणा की गई थी और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रत्येक वर्ष मानव तस्करी के जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी स्थिति के बारे में और मानव तस्करी के विरुद्ध लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो थीम वैसे आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। इस बार की थीम है कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी कि किस प्रकार से हमें फ्रंट लाइन पर कार्य करते हुए कमिटेड होकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग को समाप्त करना है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। यह किस वर्ष के राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्थान लेगी? तो ध्यान रखिएगा, यह स्थान लेगी 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आज़ादी के बाद हमारे देश में कुल मिलाकर के 3 शिक्षा नीतियां आ चुकी हैं। सबसे पहली बार इंदिरा गांधी जी की सरकार में 1968 में आई थी। उसके बाद में 1986 में जब राजीव गांधी जी पीएम थे तो उनके समय में दूसरी शिक्षा नीति आई थी और अब पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी गई है। तो इसके बारे में अक्टूबर 2015 से ही प्लान बन गया था और उस समय हमारे पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में कमेटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन इस नाम से एक समिति गठित की गई थी और इन्होंने अपने रिकमेंडेशन दिए थे। उसके बाद में जून 2017 में इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक कमेटी और गठित की गई जिसका नाम है कमेटी फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो इनके द्वारा जो भी रिकमेंडेशन दिए गए थे उसी के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये मसौदा तैयार हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि कुल 3 हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी हैं। पहली आई थी 1968 में, फिर 1986 में और अब 2020 में तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके यहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे आपको ऐप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी वीडियो अपलोड होते हैं उन सभी वीडियो की जो PDF है वह आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। तो टेलीग्राम पे सिंपली आपको सर्च करना है केबी गुरुजी और वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टाइम्स स्क्वायर किस शहर में स्थित है? तो टाइम्स स्क्वायर ये आपको मिलेगा USA के शहर न्यूयॉर्क में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दरअसल अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास किया जाना है PM मोदी के द्वारा। तो 5 अगस्त को न्यूयॉर्क में स्थित टाइम्स स्क्वायर में सुबह 8 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक हिंदी और अंग्रेजी में जय श्री राम, इसके अलावा भगवान राम के जो भी इमेज हैं उनके वीडियो हैं, उसके साथ साथ मंदिर के डिजाइन और शिलान्यास के चित्र की प्रदर्शनी की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, ये है टाइम्स स्क्वायर और जो यहाँ पर आप बहुत सारे एडवर्टाइज देख रहे हैं इनके स्थान पे आपको जय श्री राम का नारा और इसके अलावा मंदिर की जो डिजाइन है या श्री राम भगवान से जुड़े हुए जो भी इमेज हैं उन सभी को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये आप कह सकते हैं कि भारत के लिए एक गर्व की बात है। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, यानी कि पहले हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? तो पहले हमारे शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखिए, हमारे यहाँ पर जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय एक मंत्रालय बना था जिसका नाम था एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो 15 अगस्त 1947 से लेकर के 1958 22 जनवरी 1958 तक पहले शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने। उसके बाद में 1985 में
ये जो हमारा शिक्षा मंत्रालय था इसका नाम बदल करके कर दिया गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। और उस समय पहले मानव संसाधन विकास मंत्री बने थे पीवी नरसिम्हा राव जी। तो अब भारत सरकार के द्वारा 29 जुलाई को पुनः इसका नाम बदल दिया गया है। और अब आपको ध्यान रखना है कि जब दूसरी बार इसका नाम बदला गया है तो उस समय इसके पहले मंत्री होंगे रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि अभी तक मानव संसाधन विकास मंत्री थे। अगला प्रश्न है, पेटीएम मनी के नए सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है वरुण श्रीधर की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दरअसल मार्च अप्रैल तक पेटीएम मनी के जो एमडी और सीईओ थे वह थे प्रवीण जाधव, लेकिन कंपनी से इनका कुछ विवाद हो गया था, उसके बाद में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो अभी तक ये पद रिक्त था और अब इस पर वरुण श्रीधर की नियुक्ति हुई है। यहाँ पर आपको पेटीएम कंपनी के बारे में याद रखना है। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले में आपको इसका मुख्यालय मिलेगा और इसके संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में अमेसिस इंडिया ने किसके साथ मिलकर सुरक्षा नामक सूक्ष्म जीव परिशोधन बॉक्स यानी कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको परिशोधित करने के लिए एक बॉक्स का निर्माण किया है? तो ये इन्होंने बनाया है CSIR के साथ में मिलकर के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दरअसल CSIR की एक लैब आपको मिलेगी चंडीगढ़ में जिसका नाम है सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी के साथ में मिलकर के अमेसिस इंडिया ने इसका निर्माण किया है। तो ये आप बॉक्स देख सकते हैं, एक प्रकार से जो माइक्रोवेव होता है उसी की तरह से ये है। तो इसमें अगर आप किसी भी वस्तु को रख देंगे तो उस वस्तु को ऊष्मा यानी कि तापमान और जो अल्ट्रावायलेट लाइट होती है उसके माध्यम से 10 से 15 मिनट में पूरी तरीके से परिशोधित कर दिया जाएगा, यानी कि उसको सैनिटाइज कर दिया जाएगा। किस बीमा कंपनी ने किसानों के लिए बहुत जरूरी है फसल बीमा अभियान की शुरुआत की? तो ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है ये इस बीमा अभियान का नाम है। तो ये शुरू किया है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और यह जो अभियान है वह महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश के किसानों के लिए शुरू किया गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसानों के लिए इसकी शुरुआत की गई है और इसके माध्यम से जो भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के किसान हैं उनको उनकी उपज और वित्तीय सुरक्षा के साथ साथ फसल बीमा के महत्व के बारे में जागरूक किया जाएगा। और इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत एक किसान की 3 वर्ष की अवधि के लिए बीमा की जाएगी। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो महाराष्ट्र के मुंबई में इसका मुख्यालय है और वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ हैं संजीव श्रीनिवासन। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सरकार द्वारा संचालित पहली अंतर्राज्यीय हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की है? तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पहले हेलीकॉप्टर सेवा थी नहीं, लेकिन अब सरकार के द्वारा संचालित पहली अंतर्राज्यीय हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई है और ये शुरू हुआ है उत्तराखंड में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो हमारे जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी और उत्तराखंड के जो सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, इन दोनों के द्वारा यहाँ पर इसको हरी झंडी दिखाई गई। और ये जो हेलीकॉप्टर होंगे इनका संचालन पवन हंस लिमिटेड कंपनी के द्वारा किया जाएगा और इसके माध्यम से देहरादून, नई टिहरी, श्रीनगर, गढ़वाल मार्ग पर ये संचालित होंगे। ध्यान रखिएगा, ये श्रीनगर वहाँ जम्मू वाला श्रीनगर नहीं है, ये आपको मिलेगा उत्तराखंड में ही। तो इससे जो हमारे उत्तराखंड में पहाड़ी पर्यटन है, इसके अलावा 4 धाम यात्रा से संबंधित पर्यटन है, उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड राज्य की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, किस शहर में सीवर मैनहोल की सफाई के लिए बैंडिकूट रोबोट की खरीदारी की? तो ये खरीदारी की है गुवाहाटी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दरअसल ये जो बैंडिकूट रोबोट है इसका निर्माण जेनरोबोटिक्स नाम के एक स्टार्टअप के द्वारा किया गया है और इस जेनरोबोटिक्स स्टार्टअप को वित्त पोषण किया है IOCL ने।
तो जो हमारी कंपनियां होती हैं उनकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसके अंतर्गत वह अपने मुनाफे का कुछ राशि खर्च करती हैं। तो उसी राशि की सहायता से जेन रोबोटिक्स के द्वारा बैंडिक्विट नामक रोबोट का निर्माण किया गया है, जिससे जो हमारे सीवर मेन होल हैं उनकी सफाई की जाती है। तो अभी तक भारत के 2 ऐसे शहर थे जहां पर इस रोबोट की तैनाती की गई थी। इनमें से पहला था गुरुग्राम, दूसरा था कोयम्बटूर, और अब इन दोनों शहरों के बाद में गुवाहाटी जो कि असम में है, वह देश का तीसरा शहर बन गया है जहां पर बैंडिकूट रोबोट की तैनाती की जाएगी, जिससे सीवर मैनहोल की सफाई के लिए आदमियों की जरूरत ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड कर्मवीर चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर सम्मानित किया गया है सुनील यादव एसएस को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दरअसल यहाँ पर अगर हम लोग सुनील यादव एसएस के बारे में बात करें तो ये एसएस मोटिवेशन के संस्थापक हैं, जो कि एक टेलीग्राम चैनल है। तो अपने टेलीग्राम चैनल एसएस मोटिवेशन के माध्यम से इन्होंने कई सारे लोगों की ज़िंदगियों में बदलाव किया है और समाज के ग्रोथ में एक महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। तो इसीलिए संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ के द्वारा नई दिल्ली में इन्हें सम्मानित किया गया। तो ये आप देख सकते हैं सुनील YDVSS को, और इन्हें 2019 के बाद ही 30 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। तो एक बड़ा नाम है मोटिवेशन की दुनिया में, और इन्हें अब कर्मवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ने भारत को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए कितने डॉलर के अनुदान को मंजूरी दी? तो ध्यान रखिएगा, जो ऋण एशियाई विकास बैंक ने दिया था वो अलग था, यहाँ पर अनुदान दिया गया है, यानी कि ये कोई ऋण नहीं है, और मंजूरी दी है यहाँ पर $3 मिलियन के, यानी कि लगभग 22 करोड़ रुपए की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो एशियाई विकास बैंक के द्वारा एशिया प्रशांत आपदा प्रक्रिया कोष के अंतर्गत भारत को यहाँ पर $3 मिलियन का अनुदान दिया गया है। एशियाई विकास बैंक की बात करते हैं तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं मसात्सुगु असाकावा। फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका आपको मुख्यालय मिल जाएगा, और 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसमें सदस्य देशों की संख्या 67, और अभी अशोक लवासा इसके उपाध्यक्ष भी बने हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी महत्वाकांक्षी जिलों के डेल्टा रैंकिंग, यानी कि डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर शीर्ष पर रहा है छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, नीति आयोग के द्वारा शुरू किए गए महत्वाकांक्षी जिलों के जो डेल्टा रैंकिंग है, यानी कि जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, तो इसकी शुरुआत नीति आयोग के द्वारा 2018 में की गई थी, और इसके अंतर्गत देश के जो भी पिछड़े जिले हैं उनका चुनाव किया गया था, और उनको चयनित करने के बाद में किस प्रकार से उनको बेहतर स्थिति में पहुंचाया जाए, स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, बेसिक अधोसंरचना के क्षेत्र में, कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में, या फिर वित्तीय समावेशन और कौशल विकास के क्षेत्र में। तो इन सभी पैरामीटर के आधार पर ये रैंकिंग जारी की गई है फरवरी से लेकर के जून 2020 के बीच में। तो छत्तीसगढ़ का जो बीजापुर जिला है वो पहले स्थान पे रहा, मेघालय का री-भोज दूसरे स्थान पे रहा, और उत्तर प्रदेश का बहराइच यहाँ पर रहा है तीसरे स्थान पे। ये हमने बात की है ओवरऑल रैंकिंग में। हालांकि अगर आप इनमें से एक एक पार्टिकुलर रैंकिंग पर जाएंगे तो वहाँ पर अलग अलग जिले नंबर 1 पे रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको यहाँ पर ओवरऑल रैंकिंग के बारे में ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूके में प्रकाशित पुस्तक बर्न शुगर, इसके लेखक या लेखिका कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है अवनी दोषी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बात करते हैं अवनी दोषी की, तो ध्यान रखिएगा, ये भारतीय मूल की एक महिला है, और इनके द्वारा जो बर्न शुगर नाम का नॉवेल लिखा गया है, यह इस वर्ष जो 13 पुस्तकें बुकर प्राइज के लिए नामित हुई हैं उनमें से एक है। तो इसीलिए यह पुस्तक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि अवनी दोषी की यह पुस्तक जो भारत में प्रकाशित हुई थी
उसका नाम है गर्ल इन ए व्हाइट कॉटन। तो तारा नाम की एक महिला की जीवन स्टोरी है, उसी के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। बुकर प्राइज़ के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि यह प्राइज़ मुख्य रूप से उन उपन्यासों को मिलता है जो उसी वर्ष लिखी गई हैं जिस वर्ष उनको पुरस्कृत किया जाएगा, और ये उपन्यास यूके या आयरलैंड में प्रकाशित हुए हैं, तो उन्हीं को बुकर प्राइज़ मिलता है। आपको याद होगा कि पिछले वर्ष मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डिन एवारोस्टो को ये पुरस्कार दिया गया था, और पहली बार था कि जब 2 लोगों को ये पुरस्कार मिला था। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद अगर आपको वीडियो आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए अब कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। पहले मैंने आपसे पूछा था एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो अभी 5वीं बैठक हुई, इसमें भारत की ओर से कौन शामिल हुआ था? तो इसमें शामिल हुई थी हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। श्रीपाली बेराकोडी जो कि महिला क्रिकेटर हैं श्रीलंका की, और अब इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। गुलेन बेकियन मानवता पुरस्कार की बात करते हैं तो ये पुरस्कार मिला है ग्रेटा थनबर्ग को, जो कि स्वीडन की एक पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है AIIB जो कि बैंक है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भारत का 30वां एलिफेंट रिजर्व कौन सा है? ऑपरेशन ट्राइडेंट किस युद्ध से संबंधित है? विश्व में किस देश की मुद्रा सबसे मूल्यवान है, यानी कि सबसे वैल्यूएबल करेंसी किस देश की है? और 3 गाज डैम ये आपको किस नदी के ऊपर मिलेगा? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं, अगर आप दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आज के दूसरे वीडियो में, जिसमें हम लोग नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो भी इम्पोर्टेंट क्लॉज हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।